मेरा भी ऐसा मानना है। जैसा कि सांसद श्री शशि थरूर ने कहा है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपतियों के बीच में व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो बातचीत होने जा रही है वो सफल होती है और उसके बाद यूक्रेन के साथ भी कोई सफल बैठक होती है जिसमें कि युद्ध विराम पर और किसी शांति समझौते पर सहमति बन जाती है, तो ऐसे में भारत के ऊपर जो अतिरिक्त अमेरिका की तरफ से लगाया गया 25% टैरिफ वो स्वयं हट जाएगा और उससे भारत को भी एक राहत मिलेगी और भारत और अमेरिका के संबंधों में जो वर्तमान समय में एक तनाव की स्थिति देखी जा रही है उसके भी रेजोल्यूशन में बड़ी मदद मिलेगी। तो आशा की जानी चाहिए कि ये जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है उसमें सफलता मिले। भारत डे 1 से संवाद का पक्षधर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो बात की है उसमें भी उन्होंने संवाद की बातें कही हैं और रशिया और अमेरिका से भी भारत संवाद की ही अपील करता रहा है। तो संवाद ही इस समस्या का समाधान है और ये युद्ध जाहिर है कि इसमें न किसी की हार है न किसी की जीत हो सकती है क्योंकि महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ जो कि सांसद श्री शशि थरूर ने कहा है कि यदि बातचीत में सफलता मिलती है तो इससे भारत के ऊपर लगा जो अतिरिक्त टैरिफ है वो स्वयं में हट जाएगा। सर, और जिससे 2035 तक पूरा करने का उसको लक्ष्य दिया गया है। इस परियोजना की दर्ज पूंजी प्रारंभिक फंडिंग है ना कि कुल लागत। तो चीन एक लंबा 5000 किलोमीटर लंबा शिनजियांग तिब्बत रेल लिंक एलएसी के पास बनाने वाला है। कितना खतरनाक है इंडिया के लिए हो सकता है? जी देखिए, चाइना तिब्बत पर अपने ऑक्यूपेशन को और अधिक गहरा करने के लिए तरह तरह के कवायदे करता है और इस प्रक्रिया में चाइना ने पहले ही तिब्बत के अंदर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया है और अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना शिनजियांग से तिब्बत तक 5000 किलोमीटर लंबा रेलवे का जो नेटवर्क है वो तैयार करने जा रहा है और ये जो परियोजना है ये 2035 तक पूरी किए जाने का चाइना ने लक्ष्य रखा है और चाइना जिस तरीके से पूरे तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जाहिर है कि उसकी मंशा पूरे तिब्बत पे अपने ऑक्यूपेशन को और अधिक गहरा करने की है और वो जो तिब्बत का जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल वो भारत के विरुद्ध भी कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत को भी इस सारे डेवलपमेंट्स पर पैनी नज़र ही नहीं रखनी होगी, बल्कि भारत को अपने क्षेत्र में लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश में अन्य जो एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कार्य है वो तेज़ गति से हमें भी आगे बढ़ाते रहना होगा, जो कि भारत के द्वारा चाइना के विरुद्ध डेवलप की जा रही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का एक एसेंशियल पार्ट है और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसे कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। तो भारत को भी ये तैयारियां और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो करते रहने की आवश्यकता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत में रूस के साथ तेल व्यापार का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब युद्ध खत्म करने का कूटनीतिक अवसर है तब रूस युद्ध विराम के बजाय कब्जा और हिंसा जारी रखने की इच्छा दिखा रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो बातचीत की है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उस वार्ता के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजनरी व्यक्तित्व को एक बार फिर से प्रदर्शित किया और उन्होंने इस बात को के ऊपर बल दिया कि इस पूरे संकट का जो समाधान है वो संवाद के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि इस युद्ध को शांत कराने की प्रक्रिया में बैक चैनल के माध्यम से ही सही भारत जो भी अपना बेस्ट योगदान कर सकता है वो भारत करने के लिए संकल्पबद्ध है। और पहले भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस रशिया यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अपने प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की यात्रा भी की थी और कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी, मॉस्को की यात्रा की थी और इस संदर्भ में उन्होंने डायरेक्टली रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संवाद स्थापित किया था। और एक इंटरेक्शन के दौरान तो उन्होंने जो शब्द कहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कि ये युद्ध का युग नहीं है, वो आज भी इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध के समाधान का एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है, वर्ड्स ऑफ विजडम है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो एक स्टेट्समैनशिप की जो उनका जो रोल है वो बहुत बखूबी पूरा करते हैं और कल भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाया है।
और हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया कि यूक्रेन तो इस युद्ध को शांत कराना चाहता है, लेकिन रशिया अभी उन टेरिटरीज़ पर, जो यूक्रेन की टेरिटरी पर उनका जो कब्जा है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो बातचीत की प्रक्रिया है वो जटिल अवश्य होगी, और अमेरिका और रशिया के बीच में ये जो बातचीत की जो संवाद होने जा रहा है दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में, ये एक सकारात्मक कदम है। ये जटिल अवश्य होगा, लेकिन आशा की जानी चाहिए कि इसमें सफलता मिलेगी। और इस प्रक्रिया में भारत जो भी अपना सबसे अच्छे से अच्छा योगदान दे सकता है, भारत ऐसा करने के लिए संकल्पबद्ध है। और इसी बात को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा गया, इसे दोहराया गया। बंद कर दी है। इसके जवाब में भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को भी अखबार की आपूर्ति रोक दी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा भारत विरोधी अनेक कवायदें की जाती हैं, एक बड़े ही निचले स्तर पर जा कर के सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करते हुए, और जाहिर है कि किसी राष्ट्र में जो उच्चायुक्त होते हैं वो उस राष्ट्र के बड़े ही सम्मानित मेहमान के तौर पर भी होते हैं, और उनको इस तरीके की बाधाएं पैदा करना, न्यूज़पेपर्स की डिलीवरी रोक देना, इसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी रोक देना, ये बेहद नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट क्राफ्ट है वो कितना गैर जिम्मेदाराना है, कितना उसके अंदर डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग का अभाव है, और वो सभी अपने गैर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करते हुए एक भारत विरोधी रुख को अख्तियार करते हैं। और वो जाहिर है कि वो अनेक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का, डिप्लोमेटिक संधियों का उल्लंघन भी करते हैं। और जाहिर है कि इस तरीके के जो कदम हैं, जब भी कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान उठाता है तो भारत भी उसका यथोचित जवाब देता है, और भारत भी इसे रिस्पॉन्ड करता है, ताकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो इसी वजह से भारत के तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेप्स लिए गए हैं जो कि पाकिस्तान भारत के हमारे उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उठा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रुख को ही दर्शाता है, और इस तरीके के वायलेशन से, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के वायलेशन से पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो और अधिक खराब होती है। सर, पाकिस्तान जो डैम्स बनाने की कोशिश अगर इंडस नदी के ऊपर की जाती है तो फिर युद्ध होगा। देखिए, पाकिस्तान के लीडरशिप के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र ही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जानते हैं कि वो कभी भी भारत से युद्ध जीत नहीं सकते। भारत ने पाकिस्तान को 4 युद्धों में पराजित किया, और साथ ही साथ 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स भारत ने जहां भी चाहा जा करके वो की, और उसमें सारी सफलताएं अर्जित की। और लेटेस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ी शिकस्त दी है। और आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के रुख पे चलता है। और पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो नया भारत है इस घटना को रिस्पॉन्ड करेगा, और हमने एक कम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पांस किया, और इसी प्रक्रिया में सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया है। और एक शर्त भी भारत की स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी साजिशें भारत के खिलाफ रचना बंद नहीं करता, तब तक ये सिंधु जल समझौता एबेंस में ही रहेगा, वो स्थगित ही रहेगा। और इस तरीके के जो गीदड़ भभकियों का और इस तरीके के बयानों का भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और यदि कोई युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में अगला छिड़ता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बनेगा। युद्ध तो पाकिस्तान जितना दूर, पाकिस्तान के आंतरिक हालात ही इतने दयनीय हैं कि वो पाकिस्तान को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो बयान है वो एक गीदड़ भभकी मात्र है। साथ ही साथ मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए वो भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देते हैं, ताकि जनता के अंदर का जो असंतोष है उससे वो अपने आप को बचा सके। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भी ऐसे बयान दिए जाते हैं।